पिछली हुकूमत ने जो भी किया इस इकोनॉमी के साथ, वो तो आपने खुद अपने इकोनॉमिक सर्वे में लिख दिया। आपकी ये एनुअल बजट जो स्टेटमेंट है वो तो कुछ और कह रही है और यहां तकरीरें कुछ और हो रही हैं, लेकिन आप ही का इकोनॉमिक सर्वे, आपकी ये एनुअल बजट स्टेटमेंट, एनुअल प्लान, इसके तहत तो वो कुछ और फिगर्स और कुछ और चीजें बता रहे हैं, चाहे ग्रोथ हो या आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो या आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो या आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो और आपके रेमिटेंस हो, टैक्स नेट हो, तो वो तो फिगर्स कुछ और हैं और यहां पे तकरीरें कुछ और हो रही हैं। बहरहाल, क्योंकि ये तो अब आपके इकोनॉमिक सर्वे और एनुअल बजट की स्टेटमेंट्स में आ गया, मैं टाइम की कमी की वजह से, वरना मैं शायद चंद लाइनें यहां पे पढ़ के भी सुना देती। स्पीकर साहब, despite significant challenges, both on the external and domestic side, the economy continues to move on a higher growth trajectory and recorded an estimated growth of 5.97% against the target of 4.8%. It is expected that the growth will remain 5 to 6.2% in the medium term. However, there are multiple external and domestic factors posing downside risk to the economic outlook. तो यकीनन जो सूरत हाल है कि उसमें आगे चल के जो हम देख रहे हैं सिचुएशन, स्पीकर साहब, आपके बजट जो दिया गया, उस बजट में जब तक MEFP, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, जो आपकी पॉलिसी या प्रोग्राम आपको वहां IMF ड्राफ्ट देगा, वो फिर आप अप्रूव करेंगे, तो फिर हम डिबेट किस चीज पे कर रहे हैं? और उसके तहत जो मीडिया में फिगर्स आए हैं, उसके तहत तो जो आपने 7 खरब रुपए कहा था कि टैक्स में इकट्ठा करेंगे, लेकिन अगर उस फिगर्स को जो वो कह रहे हैं और सही है अगर, तो उसके तहत तो ये 422 बिलियन एक्स्ट्रा आप बर्डन डाल रहे हैं। और उसमें कि जो कि इस वक्त हमारे जो मुल्क की हालत है, और जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस में सिर्फ 4 खरब रुपया 4,431 बिलियन रुपीस का आप इनडायरेक्ट टैक्स डाल रहे हैं, स्पीकर साहब। और 50 रुपए आप पेट्रोलियम लेवी, जो डेवलपमेंट लेवी है, उसके साथ सेल्स टैक्स अलग होगा। तो मेरा ये है सवाल स्पीकर साहब, क्योंकि ये बड़ी तकलीफदेह बात है, ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो डायरेक्ट अवाम पे इम्पैक्ट होता है उसका। और हमारे पास गरीब तबका या लोअर जिसको कहा जाए, उसको तो फिर भी हम किसी ना किसी तरीके से कवर कर लेते हैं, BISP हो या, लेकिन आज हम मिडिल क्लास को खत्म कर रहे हैं। आज आपकी मिडिल क्लास बिल्कुल खत्म हो गई है और ये गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपकी मिडिल क्लास ये चीज नहीं बर्दाश्त कर सकती। स्पीकर साहब, जो रिफॉर्म्स हो रहे थे FPR में, मैं उम्मीद करती हूं क्योंकि वो बहुत जरूरी था, जिसकी टैक्स बेस को ब्रॉडन करना चाहिए था। और अगर पिछले फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई अच्छा काम किया हो, अगर कोई आइडेंटिफाई किए हैं कि ये जी इसको टैक्स नेट में लाया जा सकता है थ्रू टेक्नोलॉजी, अगर उन्होंने, तो उसको ब्रॉड करते हुए टैक्स बेस को उनको लाइए, क्योंकि सेम पीपल आर बीइंग टैक्स्ड अगेन एंड अगेन। सो वो चीज आपका जो देने वाला है वो मारा जा रहा है और जो नहीं देने वाले हैं वो अभी भी मजे कर रहे हैं। तो स्पीकर साहब, जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, इसमें आपने ये बताया कि आप 3,950 बिलियन रुपीस की डेट सर्विसिंग करेंगे, जो होती नजर नहीं आ रही है। आज जहां मैं डॉलर रेट कहूं, इन्फ्लेशन कहूं, स्पीकर साहब, वी आर इन अ स्टेट ऑफ डिनायल। हमारी कौम, हमारे सियासतदान, हमारे पार्लियामेंट, क्योंकि आज जिस तरह की ये तकरीरें हो रही हैं हमारी हुकूमत के, वी आर इन अ स्टेट ऑफ डिनायल। इस वक्त जो ओवरऑल ग्लोबल इन्फ्लेशन है
और जिस तरह अभी यूएस फेडरल रिजर्व्स ने अपना इंटरेस्ट रेट जिस तरह बढ़ाया है कि टू स्ट्रेंथन डॉलर, उसका इम्पैक्ट जिस तरह आएगा, हमारी डेट बढ़ती है, इजाफा होता है जब डॉलर बढ़ता है, हमारी जो इंपोर्ट बिल है वो जिस तरह बढ़ता है, एक ओवरऑल दुनिया में चाहे आप यूके हो, यूरोप हो, आपका अमेरिका हो, हर जगह इन्फ्लेशन है, एक ग्लोबल इन्फ्लेशन है। और हमारे पास जो सूरत हाल है कि हम विदाउट बोरोइंग हम सस्टेन ही नहीं कर सकते हैं। आप ऑयल, एडिबल ऑयल से लेके पेट्रोल से लेके हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं, तो जो इकोनॉमिक चैलेंज है इस वक्त स्पीकर साहब वो ऐसा नहीं है कि एक अकेली हुकूमत या आप ये चंद ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए लोग कि उसको हैंडल कर सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरी कौम के और सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को सर जोड़ के बैठना चाहिए, मुल्क के मफाद में बैठना पड़ेगा, क्योंकि आज जिस तरह फूड सिक्योरिटी की भी सूरत हाल है, हम फूड भी, वीट भी इंपोर्ट करते हैं, तो स्पीकर साहब उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस जो डिनाइल से हैं और एक अपनी सियासी पोलराइजेशन से बाहर आके, एक मुल्क है तो हम सब हैं, और इस वक्त जिस तरह अफगानिस्तान और जिस तरह हम पे अब ये रेफ्यूजीज और ये इन्फ्लक्स हो रहा है, अगर ये सूरत हाल रही तो मुल्क के हालात बहुत ख़तरनाक उसमें जाएंगे। स्पीकर साहब, जो चैलेंजेस हैं उसमें मैं बहुत बड़ा चैलेंज इकॉनमी का तो यकीनन है ही है, लेकिन मैं जिस तरह इदारों को, जिस तरह इदारे कंट्रोवर्शियल हो गए हैं आज, अगर जमहूरियत की पहचान इलेक्शन नहीं है, हमें सिर्फ इलेक्शन का नहीं बल्कि हमें इदारों की मजबूती चाहिए। अगर आपने डेमोक्रेसी चाहते हैं तो आपको इदारों की मजबूती चाहिए, और आज ये मुल्क में बहुत बड़ा चैलेंज है जो ये सारे इदारे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं हमारी हिफाजत के लिए, वो कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं। स्पीकर साहब, आपकी असेंबली डिसफंक्शनल है, आपकी असेंबली ना सिर्फ डिसफंक्शनल है, मैं समझती हूं, क्योंकि कंप्लीट भी नहीं है, क्योंकि अगर अपोजिशन, यू नीड स्टाउट, एक अपोजिशन चाहिए, एक मजबूत अपोजिशन चाहिए, और उसके लिए आप उसमें न सिर्फ आपको स्ट्रांग अपोजिशन चाहिए, इस डिसफंक्शनल डेमोक्रेसी, उसके साथ साथ आपको वो डिबेट चाहिए कि मैं यहाँ बहुत से कॉलीग्स की तकरीरें सुनती हूँ कि हम अगर इस चीज़ से बाहर नहीं आए कि सिर्फ हमने अपनी लीडरशिप की तारीफों में ही सारी स्पीचेस कर देनी है। आप प्लीज़ हक़ाइक़ पे बात कीजिए, आप प्लीज़ बजट को इस देखिए, अपनी सजेशंस दीजिए, रादर देन कि हम आधा टाइम पिछली हुकूमत और फिर पिछली हुकूमत और फिर पिछली हुकूमत करते जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मलबा तो आप कायदे आज़म तक ले जाएंगे। तो खुदारा, आज आपकी हुकूमत है और आप बात कीजिए कि आज ये बजट में आप क्या एडवाइस कर सकते हैं, आप इस मुल्क को और इस पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए आप क्या सजेशन दे सकते हैं, वो दीजिए। तो मेरे नज़र में स्पीकर साहब, जो फ्लॉड इस वक्त पार्लियामेंट है, जो डिसफंक्शनल पार्लियामेंट है, उसको ज़रूरत है कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो। इसके साथ साथ जहां हम जुडिशरी, आर्मी और दूसरे इदारों की बात करते हैं, उसके साथ साथ हमारा चौथा पिलर मीडिया है। स्पीकर साहब, यहां पे अपोजिशन की आवाज दबा दी जाती है और बाहर मीडिया हमारी आवाज दबा देती है। जिस तरह जो हम यहां बात करते हैं उस तरीके से वहां पे उसकी प्रोजेक्शन नहीं होती। मैं ये सवाल, क्योंकि मीडिया एक वॉच डॉग जर्नलिज्म होता था, एक इन्वेस्टिगेटिव किस्म का जर्नलिज्म होता था। मेरी दरख्वास्त है, आप हैं हम सब पे, न सिर्फ हमारी अकाउंटेबिलिटी बट हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी, और जो कुछ आज इस मुल्क में हो रहा है, अगर हम किसी खराब तो उसमें कुछ जिम्मेदारी आप लोगों पे भी आती है। अगर आप खुद
स्पोक्स पर्सन बनेंगे, आप खुद डिवाइड हो जाएंगे सियासत में, तो किस तरह अकाउंटेबिलिटी होगी? मैं मीडिया से दरख्वास्त करती हूं, क्योंकि आप अपने में आपस में भी यूनिटी पैदा कीजिए, लेकिन एक ओवरसाइट रोल जो आपका हो रहा था, एक होता है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, मैं आजादी सहाफत में बिलीव करती हूं, मैं फ्रीडम में बिलीव करती हूं, बट एवरी फ्रीडम कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर नहीं होती। आप एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से उस आजादी का जो आजादी है, और हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्लीज मैं समझती हूं, मैं एक लोन वॉइस यहां पे अपोजिशन के जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन पता ये चलता है कि बड़े बड़े मीडिया वाले, आई डोंट नो कि कहां से क्यों प्रेशर में, क्या वजह है कि उस तरह उसको प्रोजेक्शन नहीं दी जाती। मैं अपनी जात नहीं, मैं इस ऐवान की बात कर रही हूं, मैं मुल्क के मफाद की बात कर रही हूं, और जहां दूसरे इदारों के लिए जरूरी है कि वो इस कंट्रोवर्सी, मैं उनसे दरख्वास्त करती हूं कि वो भी अपने में भी यूनिटी करें, और एक ओवरसाइट रोल जो मीडिया का आता है कि उसको भी जरूर देखा जाए। स्पीकर साहब, इलेक्शन कमीशन खुदारा, अगर ये जो आज लोकल गवर्नमेंट हो रही है, एक मजाक है, सिंध में मजाक हो रहा है, कहीं लोगों को हरासा करके विड्रॉ कराया जा रहा है, अनअपोज कराया जा रहा है। जी पूरा अनअपोज करा दीजिए, क्या जरूरत है इलेक्शंस की? ऐसी इलेक्शंस मत कराइए, आप ले लीजिए। वहां पे जितने आरओज हैं वो अपोजिशन की कैंपेन कर रहे हैं, जितने इलेक्शन के डिपार्टमेंट के हैं, वहां पे मेरी दरख्वास्त है ईसीपी से कि प्लीज, बहुत लोगों की उम्मीदें, और आज आप लोग यूथ को मायूस कर रहे हैं, यूथ होपलेसनेस में उनमें देख रही हूं, जो मायूसी देख रही हूं, यह बहुत खतरनाक है स्पीकर साहब। इसीलिए इस्लाम कहता है कि मायूसी गुनाह है, लेकिन आज हमारा यूथ मायूस है, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म उन्हें नजर नहीं आ रहा, कोर्टों में इंसाफ नहीं मिलता, इलेक्शंस फेयर नहीं होती, और पार्लियामेंट में उनकी बात नहीं होती, तो हमारा यूथ और हमारी आवाम किधर जाए? स्पीकर साहब, बड़ा क्लासिक केस है, और इस केस के ये पेपर्स मैं आपके पास जमा कराऊंगी। एक बदीन की खातून है, जिनकी फौज डिग्री पे ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि उन्हें नाअहल किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और आज लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में एक गरीब आदमी के खिलाफ इलेक्शन में आरओ ने उनके पेपर्स बहाल कर दिए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और मुझे बताइए, क्या वो गरीब आदमी, ये आपकी मेरी इलेक्शन नहीं है, ये उस गरीब हारी की इलेक्शन है, उस गरीब औरत की इलेक्शन है जो फार्मर्स, ग्रोअर्स और आपके वहां पे हलकों के लोग हैं। स्पीकर साहब, क्या वो कोर्टों में जाएंगे, वकीलों को पैसे दें? ये मैं पेपर्स आपके पास जमा कराऊंगी, और मैं इलेक्शन कमीशन से भी सवाल करती हूं इस प्लेटफॉर्म से कि वो पेपर्स कैसे बहाल हुए जबकि उनके ओपोनेंट ने ये दिखाया था। स्पीकर साहब, खुदारा, मैंने कहा कि हम आज डिनाइल में हैं। ये कौम, ये पार्लियामेंट, हम सब सियासतदान, हम ये इतना ब्लेटेंटली जिस तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं, उसका बहुत नुकसान है। स्पीकर साहब, इसके बाद जितने चैलेंजेस, इकोनॉमिक मैंने बात की, इदारों के चैलेंजेस की बात की, हमारी जो फॉरेन सर्विस और जो फॉरेन लेवल पे जिस तरह मैं यकीनन समझती हूं एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन
आज वो दौर है कि जहां हर मुल्क अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन में है, खुद फंसे हुए हैं। हम वेट कर रहे हैं कि हमारे मेहमान जो दोस्त ममालिक हैं वो हमें सॉफ्ट लोन्स दे दें, वो हमें जो इस तरह वो रिवॉल्विंग लोन्स होते थे ताकि बस एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके नजर आए, जिस तरह अभी चाइना ने दिया है। और आप और मुल्कों से एक्सपेक्टेड हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई। स्पीकर साहब, ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। और जीएसपी प्लस की एक्सटेंशन बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें क्या है? आपकी एक्सपोर्ट की मिले क्या? एक्सपोर्ट आप तब करेंगे जब आपकी इंडस्ट्रीज चलेंगी, जब उन्हें बिजली मिलेगी, उन्हें गैस मिलेगी, और इंटरनल तरीके से अगर कोई स्टेबिलिटी होगी। स्पीकर साहब, जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, हमें हल अंदर से निकालना है, बाहर से हल नहीं आएंगे आपके लिए, आपको हल यहां से निकालना है। और अगर इस पार्लियामेंट ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर सियासतदानों ने, चाहे वो आज पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, वो हल हमने बैठ के सबने निकालना है, और इन सब ने निकालना है अपनी सियासत से ऊपर होके, क्योंकि आज इकोनॉमी की सिचुएशन मैं इतनी खतरनाक देख रही हूं कि जहां पे जब तक हमने सर जोड़ के नहीं बैठा, क्योंकि ना डॉलर ने नीचे आना है, वक्ती ये चंद रुपए ऊपर नीचे का जो होगा, आपके पेट्रोल, आपका गैस, आपकी जो इंपोर्ट बिल है, इसलिए आपको शायद न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है, लेकिन जाती मफाद के लिए नहीं, मुल्क के मफाद के लिए आपको न्यू चार्टर की जरूरत है। स्पीकर साहब, 18वीं तरमीम जिससे बहुत उम्मीदें और भरपूर तरीके से मैंने एज अ स्पीकर उसमें अपना रोल अदा किया था, जो मेरा रोल था। वो कमेटी मैंने कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिन्होंने सर जोड़ के बैठ के जो निकाला, बट स्पीकर साहब, जो उसकी स्पिरिट थी वो मार दी गई। आज जो सूरत हाल है, देयर इज अ स्टेट विद इन अ स्टेट। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एक सूबे पे बना के बैठ गई है हुकूमत, अवाम की जो भी ऐसी तैसी हो रही है, लेकिन स्टेट, फेडरल गवर्नमेंट, सेंटर वर्सेस प्रोविंस, प्रोविंस वर्सेस प्रोविंस, जो कुछ हो रहा है, अरे 18वीं तरमीम के पीछे आइडिया वॉज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत चलना था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और 18वीं तरमीम की रूह थी, उसे मार दिया गया है, अब्यूज किया गया है इस 18वीं तरमीम को, और एक सूबे को दूसरे सूबे के खिलाफ ला खड़ा किया गया है, या सूबे को सेंटर के खिलाफ ला खड़ा किया गया है। तो स्पीकर साहब, हमें इसको भी देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ एनएफसी, फेडरल जो सिचुएशन है वो तो डेफिसिट है, सारा डेट बर्डन आप पर है, और प्रोविंसेस सरप्लस हैं। जहां उनको टैक्स इकट्ठा करना चाहिए, वो आज अगर मैं सारे सूबों का कंबाइन भी मिलाऊं तो शायद इट इज लेस देन 1% ऑफ द जीडीपी। शायद आयशा साहिबा यहां मौजूद हैं, शी विल कंफर्म इस चीज का कि क्या वो हो रहा है। तो स्पीकर साहब, एनएफसी, फाइनेंशियल, जो ये नेशनल फाइनेंस कमीशन, विदाउट प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन मींस नथिंग। फिर ये हुक्मरानों की जेबों में पैसा जाता है। जब तक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं आएगा, और जो वो ट्रिकल डाउन हम कहते हैं, करप्शन को जरूर हमने ट्रिकल डाउन कर दिया इन दौरों में, पिछले दौरों में, और नीचे के लेवल तक तहसील के भी आज चेयरमैनी के लिए झगड़े होते हैं, क्योंकि उसमें भी 5 लाख रुपया लो जेब में डालो, लेकिन कोई लोकल गवर्नमेंट के निजाम बेहतर नहीं है। जिस तरह खरीद और फरोख्त हो रही है वहां,
और ट्रिकल डाउन करप्शन हो रही है। स्पीकर साहब, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के बगैर एनएफसी कुछ नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, जो कि मुझे इस दफा सारे सूबों ने अपना बजट दिया, लेकिन किसी एक सूबे ने भी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की बात नहीं की। वी विल हैव टू लुक इनटू दिस। जितनी डेट सर्विसिंग है वो आप फेडरल सेंटर करता है और सेंट्रल जो है वो डेफिसिट में जाता है। अगर आप सिर्फ डेट सर्विसिंग, आपका डिफेंस एंड पेंशन भी मुश्किल से अगर निकालें तो मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं बचता आपके पास।